आज का हमारा टॉपिक है प्लेट लोड टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो होते हैं वो बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए काम में लिए जाते हैं साइट्स पर। तो सबसे पहले हम प्लेट लोड टेस्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे क्या होता है ये। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको जनरल इसका आइडिया दे देता हूँ कि प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है। मान लीजिए ये एक्सकेवेट किया हुआ है सॉइल को फुटिंग के लिए, ठीक है। फुटिंग जो है वो इसमें कुछ इस टाइप से बनने वाली। तो हमें इस लेवल पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को पता करना है कि इस पॉइंट पर बियरिंग कैपेसिटी जो है वो सॉइल की कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लेंगे और उसको ऊपर लोड्स के ज़रिए इसको अंदर सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो उससे हमें पता पड़ेगा कि सॉइल कितनी अंदर सेटल हो रही है और उसके लिए हमको कितना लोड लगाना पड़ रहा है और वो कितने टाइम के अंदर हो रहा है। तो इन सब फैक्टर्स को नाप के हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पता कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा पर्पज़ है वो हमारा पर्पज़ ये है कि प्लेट को हमें सिंक करना है अंदर लोडिंग के ज़रिए और फिर जो है वो हमको डेटा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें देखना होगा हमें बियरिंग प्लेट क्या होती है। बियरिंग प्लेट वही होती है जो कि सबसे नीचे बेस पर लगाई जाती है। ये जो होती है वो सर्कुलर या फिर स्क्वायर शेप की हो सकती है, मेटल की बनी हुई हो सकती है या फिर कंक्रीट की बनी हो सकती है। जनरली जो है वो माइल्ड स्टील की प्लेट यूज़ की जाती है, ठीक है। सर्कुलर या स्क्वायर शेप की होती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस होनी चाहिए ग्रेटर देन 25 mm। एंड इसके जो बॉटम होता है, मतलब कि जो प्लेट होती है वो एक साइड से तो प्लेन होती है और दूसरी साइड पर उस पर जो है वो ग्रूव्स बने हुए थे, मतलब कि धारियाँ बनी हुई होती है कुछ इस टाइप से। मान लीजिए हमारी स्क्वायर प्लेट है तो उसके ऊपर जो है वो इस टाइप से धारियाँ बनी हुई होती है और इसको अगर साइड से देखें तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगी, ठीक है। तो ये ग्रूव्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि जब सॉइल के ऊपर इसको रखा जाएगा तो ये सॉइल के साथ प्रॉपर से वो ग्रिप बना ले, उसके लिए ये ग्रूव्स होते हैं। और उसके ऊपर जो है वो हैंडल दिए होते हैं ताकि उसको इजीली वो उठाकर प्लेस किया जा सके, ठीक है। तो ये होती है हमारी बियरिंग प्लेट, फोटो में आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेस्ट पिट। टेस्ट पिट क्या होता है? जो अभी हमने देखा कि एक्सकेवेशन कर जो किया जाता है इसको हम बोलते हैं टेस्ट पिट, जिसके अंदर जो है वो हमें टेस्ट करना होता है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ टेस्ट पिट इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो जितनी हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जाने वाली है, ये अगर हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है तो टेस्ट पिट की जो डेप्थ होगी वो भी उतनी ही होनी चाहिए। एंड विड्थ इज़ 5 times द विड्थ ऑफ प्लेट। और जो हम यहाँ पर बेस प्लेट लगाने वाले हैं, ठीक है, तो बेस प्लेट की जो विड्थ है, मान लीजिए ये विड्थ ऑफ प्लेट BP लिख दिया इसे हमें इतना, तो जो विड्थ होगी पिट की वो हो जाएगी 5 times ऑफ BP, ठीक है। एंड इस प्लेट को रखने से पहले, अब इस टेस्ट पिट में इसको रखने से पहले क्या होता है कि नीचे जो है वो कुछ सैंड वहाँ पर 5 mm की थिकनेस की सैंड डाल दी जाती है, ताकि क्या होता है कि जो अगर सॉइल अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, तो उसमें सैंड फिल हो जाएगी और एकदम स्मूथ और नॉर्मल सरफेस हमें मिलेगी, ठीक है। और टेस्ट पिट को बनाते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि उसका जो बेस होता है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और जो नेचुरल क्वालिटीज़ है सॉइल की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सॉइल का जो है वो वाटर टेबल है, उसकी डेंसिटी है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें टेस्ट कल करना है और उसके लिए हमने आज एक्सकेवेशन करके रख दिया तो वो जो वाटर कंटेंट होगा उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से टेस्ट पिट को खोदने के टाइम ये ध्यान रखना होगा हमें कि उसकी जो नेचुरल उसका जो कंपोजिशन है सॉइल का वो डिस्टर्ब ना हो। और टेस्ट पिट में अंदर जाने के लिए सीढ़ी लगाई जा सकती है या फिर स्टेप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा लोडिंग अरेंजमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमने बात की थी कि प्लेट के ऊपर हमें लोड लगाना है जिससे कि वो सॉइल के अंदर सिंक हो सके। तो वो लोड किस टाइप से हम उस पर लगा सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे कुछ लोडिंग अरेंजमेंट्स। तो लोडिंग अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग लोडिंग जो करनी होती है वो हमें हाइड्रोलिक जैक से करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके भी दो मेथड है। एक मेथड है हमारा ग्रेविटी लोडिंग मेथड और दूसरा है रिएक्शन ट्रस मेथड, वो भी नेक्स्ट में देखेंगे।
ग्रेविटी लोडिंग मेथड और रिएक्शन ट्रस मेथड जो है वो उसका पर्पस क्या है कि जब हमें लोड लगाना है जैक्स के थ्रू, ठीक है, मान लीजिए वापस से हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा एक टेस्ट पिट है, ठीक है, यहाँ हमने प्लेट लगा दी और उसके ऊपर एक जैक रख दिया, ये उसका पंप हो गया। तब ये जब जैक जो खुलेगा, तब ये खुलेगा तो इसको ऊपर से रोकने के लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करना होगा ताकि जो है वो ये जैक ऊपर की तरफ ना खुले, सारा जो प्रेशर है, लोड है, वो इसके प्लेट के ऊपर ही आए। तो ये अरेंजमेंट हम दो टाइप से कर सकते हैं, ग्रेविटी लोडिंग मेथड से या फिर रिएक्शन ट्रस मेथड से। तो ग्रेविटी लोडिंग मेथड को हम समझते हैं, इसमें ये हमारा जो टेस्ट पिट है, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है कि साइड्स में दो दीवारें बना दी या फिर सपोर्ट लगा दी किसी भी तरीके से, और उसके ऊपर हमने दो एंगल्स या फिर गर्डर्स रख दिए, और उन गर्डर्स के ऊपर हमने रख दी सैंड बैग्स जो कि काफ़ी हैवी वेट होते हैं। तो इन सैंड बैग्स को रखने का पर्पज़ यही है कि जो है वो बीच में जब जैक लगेगा तो जैक जब खुलेगा तो जैक ऊपर नहीं जाके सारा जो प्रेशर है वो इस प्लेट के ऊपर डाले, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है बीच में, उसकी ये यूनिट, पावर यूनिट यहाँ पर लगी हुई है, और ये हमारे दोनों सपोर्ट है जिनके ऊपर गर्डर्स रखे हुए हैं, और गर्डर्स के ऊपर प्लेटफॉर्म बना के सैंड बैग्स बहुत सारे रख दिए गए हैं। इन सैंड बैग्स की जगह स्टोन्स या कुछ इस टाइप से रखा जा सकता है कि हैवी वेट हो, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या अरेंजमेंट होता है। तो अब देखिए, सॉइल के अंदर जब प्लेट धसेगी तो वो कितना mm अंदर धस रही है उसको मेज़र करने के लिए हमको यहाँ पर एक डेटम बार लगानी पड़ेगी, और डेटम बार के साथ में जो है वो दो डायल गेज लगे हुए होते हैं। ये डायल गेज क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो प्लेट सिंक हो रही है, कितना mm सिंक हो रही है उसको मेज़र करने का काम ये वाले डायल गेज करते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से हाइड्रोलिक जैक के थ्रू, वो हमें यहाँ पे प्रेशर यूनिट से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये होता है ग्रेविटी लोडिंग का अरेंजमेंट। इसके बाद हम रिएक्शन ट्रस की बात करते हैं। तो ये जो मेथड है हमारा, वो उसमें क्या होता है कि हमें सैंड बैग्स या फिर जो हैवी वेट है उसको ला कर यहाँ पर इसके ऊपर रखना होता है, जो कि काफ़ी थकाने वाला काम होता है। तो उसी वजह से जो है वो ग्रेविटी लोडिंग मेथड का हमने एक अल्टरनेट निकाला है जिसमें कि हमें हैवी वेट को लाकर नहीं रखना पड़े। तो उसके लिए क्या हमने अरेंजमेंट किए हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, रिएक्शन ट्रस मेथड में बेस जो होता है वो तो कुछ पहले जैसा ही होता है। मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारा टेस्ट पिट है, ठीक है, और इसमें ये बेस प्लेट हमने रख रखी है यहाँ पर, और उसके ऊपर जो है वो हाइड्रोलिक जैक लगाना है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर पहले ग्रेविटी लोडिंग मेथड में तो हमने सैंड बैग्स और वो रखे थे, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ट्रस होती है लोहे की, उसको हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से रख देते हैं। ये जो होती है वो मेटल की ट्रस होती है, और इस ट्रस को जो है वो यहाँ पर बोल्ट्स या फिर पैक्स के जरिए सॉइल में धसा के रख दिया जाता है। तो अब यहाँ पर ऊपर ट्रस फिक्स होगी। अब इस ट्रस और इस प्लेट के बीच में हम जैक लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी नीचे के अरेंजमेंट सारे वही होते हैं। यहाँ पर भी डेटम बार लगी हुई होती है, उस पर जो है वो डायल गेज लगे हुए होते हैं, और ये हमारी हाइड्रोलिक यूनिट होती है जिससे कि जो है वो यहाँ पे प्रेशर आएगा तो उससे हाइड्रोलिक जो है वो जैक खुलेगा। लेकिन बस हमने चेंज क्या किया है, इसके ऊपर हमने एक ट्रस लगा दी है जिसकी रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि जैक ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा और सारा जो प्रेशर होगा वो इसी के ऊपर आएगा। तो ये होता है हमारा रिएक्शन ट्रस मेथड का अरेंजमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अरेंजमेंट के बाद होता है स्टेप सेटिंग द प्लेट को हमें टेस्ट पिट के अंदर किस टाइप से सेट करना है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि उसके ऊपर 5 mm की सैंड की लेयर बिछानी होती है और उसके ऊपर जो है वो टेस्ट प्लेट को रखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो टेस्ट प्लेट है उसको हमें प्लम बॉब के थ्रू एकदम सेंटर में लगाना होता है, और जो जैक होता है उस पर वो भी एकदम वर्टिकल होना चाहिए, वो इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो प्रेशर लगेगा वो एकदम वर्टिकल नहीं लग के जो है वो साइड से लगेगा और हमारा जो सारा टेस्ट रिजल्ट होगा वो ख़राब हो सकता है।
उसके बाद प्लेट को अरेंज करने के बाद, सेंटरिंग करने के बाद, सबसे पहले उस पर एक सिटिंग प्रेशर लगाया जाता है। सिटिंग प्रेशर क्या होता है कि प्लेट को सेट करने के लिए उस पर 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डाला जाता है, जिससे कि प्लेट जो होती है वो सेटल हो जाती है। और इस डेटा को हम रिजल्ट्स में काउंट नहीं करते, ये जो होता है वो टेस्ट स्टार्ट होने के पहले लगाया जाता है। ठीक है, अब हमारा सारा अरेंजमेंट हो गया है, जिसमें कि हमने रिएक्शन ट्रस या फिर ग्रेविटी लोडिंग मेथड से अरेंजमेंट कर दिया है, उसके अंदर जैक फिक्स हो गया है, प्लेट को सेट कर दिया है, उस पर हमने सीटिंग ड्राइव लगा दिया है। अब हमें जो है वो टेस्ट स्टार्ट करना होता है। तो टेस्ट स्टार्ट किस तरह से किया जाता है, जो प्रेशर हमें लगाएंगे, हमें प्रेशर जो लगाना है वो विदाउट फ्लक्चुएशन होना चाहिए, उसकी वैल्यू में कोई बार बार चेंजेस नहीं होने चाहिए, इसेंट्रिक लोडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉपर सेंटर में लोड लगना चाहिए, और इम्पैक्ट लोडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई झटके या फिर अचानक से लोड बढ़ने वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो हमें लोड लगाना शुरू करना है, तो उसके लिए लोडिंग की पहली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम जो लोड स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक है, प्रेशर जो लगाना शुरू करेंगे वो करेंगे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, या फिर 1/5 ऑफ एस्टिमेटेड बियरिंग कैपेसिटी। मतलब कि अगर हमने जो बियरिंग कैपेसिटी एज्यूम की है कि इस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी ये आ सकती है, तो उसका जो 1/5 पार्ट होगा उस प्रेशर से हम लोड लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब लोड लगाना हमने शुरू कर दिया तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो होती है वो प्लेट सेटल होना शुरू होगी। तो अब हमें क्या है करना है कि धीरे धीरे जो है वो लोड को बढ़ाना है और रीडिंग्स लेते जाना है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेटलमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। इसमें हमें जो हमें लोड बढ़ाना है एंड रीडिंग्स लेनी है सेटलमेंट की, वो स्टार्टिंग में 1 मिनट, 2.25 मिनट, 4 मिनट, 6.25 मिनट, 9 मिनट, 16 मिनट, 25 मिनट एंड देन एवरी आवर। मतलब कि इतने इतने मिनट, पहले 1 मिनट के बाद, उसके बाद 2.5 मिनट के बाद, उसके बाद 4 मिनट, उसके बाद 6.25, 9 मिनट, 16 मिनट, 25 मिनट, और उसके बाद हर एक एक घंटे के इंटरवल पे हमको जो है वो सेटलमेंट की रीडिंग लेनी है। और उस सेटलमेंट की रीडिंग को कब तक लेना है, जब तक कि हमारा जो सेटलमेंट है वो है 25 mm तक नहीं हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से हमें जो है वो लोड और सेटलमेंट के बीच की वैल्यूज़ मिल जाएगी सारी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लोड सेटलमेंट कर्व ड्रॉ करेंगे, और उस लोड सेटलमेंट कर्व से जो है वो हमें सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। लोड सेटलमेंट कर्व में डिफरेंट सॉइल्स के लिए डिफरेंट कर्व्स होते हैं। जैसे कि कुछ सॉइल होती है, जैसे कि कोहेसिव सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल के लिए अलग कर्व होता है, पार्शियली कोहेसिव के लिए अलग होता है, पार्शियली कोहेसिव सॉइल के लिए अलग होता है। उसी तरीके से डेंस कोहेसिव सॉइल के लिए अलग डिफरेंट कर्व्स दिए हुए होते हैं। तो उससे जो है वो हमें उसकी बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की फाइंड हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है इस प्रैक्टिकल की। क्या क्या लिमिटेशंस होती है? दिस प्रैक्टिकल रिफ्लेक्ट्स कैरेक्टर ऑफ सॉइल ओनली अप टू डेप्थ ऑफ ट्वाइस द विड्थ ऑफ बियरिंग प्लेट। मतलब कि ये जो टेस्ट होता है, इसमें जब इसके नीचे की जो सॉइल होती है, तो उसके नीचे जो है वो हमें जो डेटा मिलता है वो ओनली इस प्लेट की विड्थ के डबल। मतलब कि मान लीजिए ये इसकी विड्थ है बीपी, विड्थ ऑफ प्लेट, तो ट्वाइस ऑफ बीपी जितनी ही सॉइल की हमें रीडिंग्स मिलती है। ठीक है, उसके नीचे की जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी वो हमें पता नहीं चल पाती। तो एक ही इसकी लिमिटेशन हो गई कि हमको ज़्यादा डेप्थ वाली सॉइल की रीडिंग्स नहीं मिल पाती है। हम जिस लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं उसके नीचे ही कुछ डेप्थ तक की सॉइल का ही हमें पता चल पाता है। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट। और ये जो टेस्ट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है। जनरली जो है वो 24 आवर्स या फिर 1-2 दिन में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है वो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्योंकि जब बिल्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो बिल्डिंग जो होती है वो सॉइल के ऊपर लंबे समय तक रहती है। उस वजह से जो है वो बॉटम की सॉइल का कॉम्पेक्शन हो सकता है और उसकी बियरिंग कैपेसिटी बाद में जाके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। तो इसका हमें वैल्यू पता नहीं चलता है। ये टेस्ट जो होता है ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। और थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ फाउंडेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड। ये पहले भी हमने बात की थी कि अगर फाउंडेशन की साइज़ को बढ़ा दिया जाए
तो बियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उसका भी कोई कंसिडरेशन नहीं लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को हम SPT भी बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड को भी करने से पहले हम इसका जनरल आइडिया ले लेते हैं कि किस टाइप से ये प्रैक्टिकल होता है। तो ये कुछ इसका अरेंजमेंट होता है। इस मेथड में बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो सॉइल होती है हमारी, उस सॉइल में हम एक बोर होल कर देते हैं, सिंपल सा एक पाइप की फॉर्म में अंदर एक्सकेवेट कर देते हैं। कितना होता है ये अप्रोक्सीमेटली जो बोर होल होता है ये 55 mm से 150 mm तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इस बोर होल के अंदर क्या किया जाता है कि एक स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है। अब स्प्लिट स्पून सैम्पलर क्या होता है, ये एक पाइप की फॉर्म में होता है जो कि आगे से जो है वो उसकी एक एज जो होती है वो शार्प बना दी जाती है, जिससे कि उसको सॉइल में आसानी से धंसा जा सके। और इसका जनरली जो यूज़ होता है सैम्पलर का, इसका नाम ही सैम्पलर है। मतलब कि हमें किसी सॉइल की अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो क्या किया जाता है, इस सैम्पलर को जो है वो ये पाइप की फॉर्म में होता है एक कुछ इस टाइप से। और इस सैम्पलर में क्या होता है कि जो बॉटम की जो एज होती है वो शार्प होती है एकदम, ये पाइप की फॉर्म में होता है एक, ठीक है। तो इस सैम्पलर को जब सॉइल में धंसाया जाता है ऊपर से लोड से, तो सॉइल क्या होती है कि इसके अंदर फिल हो जाती है और उसको फिर बाहर निकाल लिया जाता है। और फिर ये जो होता है सैम्पलर जो होता है वो दो पार्ट में खुल जाता है वर्टिकली। तो इसको खोल कर और इसके अंदर से जो है वो सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस टाइप से ये हमारा यहाँ पर नीचे एक स्प्लिट स्पून सैंपलर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक ड्रिलिंग रॉड कनेक्टेड होती है लोहे की, और उसके ऊपर एक एवनील होता है, और उसके ऊपर वापस से एक गाइडिंग रॉड होती है ये। तो इस एक तरीके से ये सीधा स्ट्रेट एक मेटल का पाइप हो जाता है जिसके बॉटम में सैंपलर लगा हुआ है। फिर उसके बाद एक ड्रिलिंग रॉड है, सिंपल मेटल की रॉड होती है, उसके ऊपर एवनील होता है। एवनील क्या होता है, सिंपल चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई होती है रॉड की यहाँ से थोड़ी चौड़ी होती है, मतलब ज़्यादा चौड़ाई का ये होता है बस, उसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। और उसके ऊपर जो है वो ये एक गाइडिंग रॉड होती है, और उसके ऊपर ये एक वेट लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 63 kg का होता है। तो इस वेट के बीच में जो होता है वो एक होल होता है, जो जिससे क्या होगा कि ये जो वेट होगा वो इस गाइडिंग रोड के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है। और एवनील होने के कारण ये लोड जो है वो इस एवनील से नीचे नहीं जा सकेगा। तो एवनील जो होता है वो इस लोड को यहाँ पर रोकने का काम करता है, और इसके ऊपर जो है वो चेन से इसको बांधकर पुली के से कनेक्ट किया जाता है। ये ग्राउंड पर इन पुली के सपोर्ट को इस टाइप से रख दें तो ट्राइपॉड होता है पुली के लिए, और पुली से जो है वो चेन जाती है उधर, और इधर जो होता है उसको मैनुअली जो है वो इसको खींचा जाता है। तो इसमें हम प्रोसेस क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोर होल कर दिया, और बोर होल के अंदर ये सारा सेटलमेंट अरेंजमेंट रख दिया, और उसके बाद जो है वो इस चेन को इधर से खींचा जाता है, और खींचकर इस लोड को 30 इंच हाइट तक उठाकर और उससे छोड़ा जाता है। तो उससे क्या होगा कि ये लोड जो है वो इस एवनील पर टकराएगा, और उसके इम्पैक्ट से ये जो पूरी अरेंजमेंट है ये पूरा सॉइल के अंदर नीचे धंसता जाएगा। तो इस तरीके से इसमें प्रोसेस होता है। अब डिटेल में इसको इधर स्टडी करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स या फिर एपरेटस क्या होते हैं इसमें। स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है, जो कि हमने देखा सबसे बॉटम में लगा हुआ होता है, जिसका आउटर डाया होता है 50.8 mm, सॉरी इनर डाया होगा ये। एंड एक ड्रॉप हैमर होता है 63.5 kg का, एक गाइडिंग रोड होती है, ड्रिलिंग रोड होती है, एंड एक ड्राइविंग हेड होता है जिसको कि एवनील बोलते हैं, और 75 सेंटीमीटर का फ्री फॉल होता है, जो कि हमने यहाँ पर ये 30 इंच का जो दिखा था वो फ्री फॉल होता है इसका हैमर का। तो इसका सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं हम। प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले बोर होल ऑफ ड्रिलिंग टूल, बोर होल बाय ड्रिलिंग टूल, मतलब कि ड्रिलिंग टूल से हमने बोर होल बना देंगे। बोर होल का जो डाया होना चाहिए वो 55 से 150 mm तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्रिलिंग टूल को तो रिमूव कर देंगे जिससे कि हमने बोर होल को बनाया था, ठीक है ना। अब उस ड्रिलिंग टूल को हटाकर उस जगह क्या अटैच कर दिया जाएगा, सैम्पलर अटैच कर दिया जाएगा। कहाँ पर, ये इस जगह पर। सबसे पहले तो हमें ये वाला बोर होल बनाना था,
ठीक है। तो इस बोर होल को बनाने के लिए हमने उसके यहाँ पर एक ड्रिलिंग टूल लगा रखा था, जिससे जो है वो ये बोर होल बन गया। फिर हम इस ड्रिलिंग टूल को यहाँ से हटाकर यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्प्लिट स्पून सैम्पलर लगा देंगे। सैम्पलर इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द होल एंड सीटेड बाय 15 सेंटीमीटर विद हैमर फॉलिंग बाय 75 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या करना है, सैम्पलर को पूरे अरेंजमेंट को उस होल के बॉटम तक टिका देना है और उसके बाद हैमर को ऊपर उठाकर नीचे गिराएंगे तो उससे 15 सेंटीमीटर तक सैम्पलर को अंदर सॉइल के अंदर धंसाना है हमें, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे सीटिंग, मतलब कि इनिशियली उसको सेटल करने के लिए हमने उसको 15 सेंटीमीटर अंदर सॉइल के अंदर धंसा दिया। मान लीजिए यहाँ पर टिका हुआ था, अब इसको अंदर और 15 सेंटीमीटर जो है वो डालना है। उसके बाद फर्दर उस सैम्पलर को 30 सेंटीमीटर और अंदर सॉइल में धंसाना होगा। तो सबसे पहले हमने 15 सेंटीमीटर धंसाया, जिसको कि हमने सीटिंग का नाम दे दिया, मतलब कि वो जस्ट जो है वो स्टार्टिंग करने के लिए था, उसको हम रीडिंग्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे। फर्दर जो है वो सैम्पलर को ड्राइव करेंगे हम 30 सेंटीमीटर, तो वो टोटल हो गया 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ये वाला और 15 सेंटीमीटर ये वाला। तो टोटल जो है वो हमने सैम्पलर को 45 सेंटीमीटर अंदर धंसा दिया। उसमें से इनिशियल जो 15 सेंटीमीटर था वो तो सीटिंग ड्राइव थी और बाकी की जो 30 सेंटीमीटर थी वो हमारी रीडिंग्स हो जाएगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि सॉइल को इस 30 सेंटीमीटर, मतलब कि इसको भी दो पार्ट में करेंगे, 15 + 15, ठीक है। तो सॉइल को हर 15 सेंटीमीटर अंदर धंसाने के लिए कितना हमें जो नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़े हैमर के, उनको हम काउंट करेंगे। मान लीजिए वापस से देखते हैं कि सबसे पहले हमने 15 सेंटीमीटर तो सीटिंग ड्राइव लगा दी, सैम्पलर जो है वो 15 सेंटीमीटर अंदर चला गया। उसके बाद हमने और उसको 15 सेंटीमीटर अंदर की तरफ पेनिट्रेट किया और उस 15 सेंटीमीटर को पेनिट्रेट करने के लिए कितने हमें नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़े वो हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद वापस से नेक्स्ट 15 सेंटीमीटर ड्राइव करने के लिए कितने नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर हुए वो हम काउंट कर लेंगे। तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड एंड थर्ड 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन इज कंसिडर्ड एज पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। तो लास्ट के जो 15-15 सेंटीमीटर का जो पेनिट्रेशन था उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पड़े वो हमारा हो जाएगा पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। मान लीजिए जैसे कि इनिशियल 15 सेंटीमीटर हमने पेनिट्रेट कर दिया, उसके बाद अगले 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के लिए हमें 10 ब्लोज लगाने पड़े, तो वो हमारा 10 हो जाएगा। उसके बाद अगले 15 सेंटीमीटर को करने के लिए हमें वापस से 9 ब्लोज लगाने पड़े, तो वो हमारा पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एंड में जो हमें रीडिंग मिलती है वो मिलती है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की। इसके बाद इस पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू में हमें कुछ करेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो करेक्शन जो होते हैं वो दो करेक्शन होते हैं, एक होता है ओवरबर्डन करेक्शन एंड दूसरा होता है करेक्शन फॉर डायलेटेंसी और सबमर्जेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरबर्डन का करेक्शन लगाने के लिए नए जो वैल्यू मिलेगी हमें उसको हमने N0 नाम दे दिया। तो करेक्शन कैसे लगता है, जो हमारा पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस था उसको हमें Cn से मल्टीप्लाई करना है। Cn क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग करेक्शन फैक्टर। ये Cn की वैल्यू जो है वो हमें ग्राफ से पता चलती है। तो Cn की वैल्यू को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नया वैल्यू मिल जाएगा N0। अब इस N0 की वैल्यू में वापस से डायलेटेंसी और सबमर्जेंस का करेक्शन लगेगा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी नई वापस Ne, ठीक है। तो Ne का फॉर्मूला होता है 15 + 1/2 N0 - 15। N0 जो है वो यहाँ वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है। तो फाइनली जो है वो हमें जो बीयरिंग कैपेसिटी पता पड़ेगी, वो फाइनल जो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होगा वो इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा। और डायलेटेंसी और सबमर्जेंस का करेक्शन क्या होता है, इफ़ स्ट्राटा कंसिस्ट फाइन सैंड और सिल्ट बिलो द वाटर टेबल, मतलब कि ग्राउंड के अंदर वाटर टेबल के नीचे अगर फाइन सैंड या फिर सिल्ट है तो उस स्थिति में हमें डायलेटेंसी या फिर सबमर्जेंस का करेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्रैक्टिकल था जिसमें कि हमने क्या किया कि इस अरेंजमेंट को हमने इस
वेट के थ्रू सॉइल के अंदर कितना पेनिट्रेट किया, 15 + 15 + 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला जो 15 सेंटीमीटर था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो सीटिंग ड्राइव थी, और बाकी की जो 15 सेंटीमीटर का पेनिट्रेशन था उसको हमने पेनिट्रेट करने के लिए कितने ब्लोज लगाने पड़े उसको हमने पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कंसिडर कर दिया, और उसके बाद उसमें हमने 2 करेक्शन लगाए। एक करेक्शन लगाया हमने ओवरबर्डन का और दूसरा लगाया सबमर्जेंस का। ठीक है,